एमपी में आशीर्वाद यात्रा निकालेगी बीजेपी। अब चुनाव की दिखने लगी तैयारी। 3 केंद्रीय मंत्री के नेतृत्व में निकलेगी यात्रा। ओबीसी बिल योजनाओं की होगी चर्चा। विधानसभा चुनाव भले ही 2023 में होंगे, उपचुनाव की भी तारीख आनी अभी बाकी है, लेकिन बीजेपी की तैयारी जारी है। देश के अलग अलग प्रदेशों के साथ एमपी में भी पार्टी आशीर्वाद यात्रा निकालेगी। 16 अगस्त से पार्टी मध्य प्रदेश में आशीर्वाद यात्रा निकालेगी। यात्रा सभी जिलों में निकाली जाएगी। इस यात्रा में 3 केंद्रीय मंत्री शामिल रहेंगे। यहीं अलग अलग जगहों से यात्रा निकलेगी। खास बात यह है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और वीरेंद्र खटीक के अलावा केंद्रीय पिछड़ा वर्ग मंत्री एसपीएस बघेल भी आशीर्वाद यात्रा में शामिल होंगे। हमारे मध्य प्रदेश में 2 मंत्री, साथ ही मध्य प्रदेश के बगल में यानी उत्तर प्रदेश के आगरा से सांसद एसपी सिंह बघेल साहब, उनकी भी यात्रा मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में निकाली जाने वाली है आशीर्वाद यात्रा के नाम से। इस यात्रा में मुख्य रूप से धार्मिक स्थानों पर धर्मगुरुओं का, जहां हम एक तरफ हमारे मंत्रीगण आशीर्वाद लेंगे, वहीं जो मीसाबंदी रहे हैं लोकतंत्र सेनानी, उनका आशीर्वाद लेंगे। 16 अगस्त को केंद्रीय पिछड़ा वर्ग मंत्री एसपीएस बघेल की आशीर्वाद यात्रा दतिया से शुरू होकर डबरा, फिर ग्वालियर होते हुए मुरैना आएगी। 177 किलोमीटर की यात्रा निकलेगी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 17 अगस्त से मालवा में निकलेंगे। ये यात्रा देवास, शाजापुर से शुरू होकर खंडवा, बुरहानपुर होते हुए 19 अगस्त को इंदौर पहुंचेगी। 584 किलोमीटर की इस यात्रा में 78 पड़ाव होंगे। 18 अगस्त को खरगोन में सिंधिया के साथ सीएम शिवराज भी यात्रा में शामिल होंगे। 19 अगस्त से केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक ग्वालियर से यात्रा शुरू करेंगे। 20 अगस्त को भोपाल में भी केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक यात्रा निकालेंगे। ये यात्रा भोपाल से विदिशा, सागर, जबलपुर, दमोह होते हुए टीकमगढ़ जाएगी। भोपाल में वीरेंद्र खटीक के साथ बीडी शर्मा यात्रा में शामिल होंगे। ये चाहे कितनी यात्रा निकाल लें, इनको आशीर्वाद नहीं मिलेगा। मध्य प्रदेश की जो ओबीसी वर्ग है, उसका आशीर्वाद कांग्रेस के साथ है और भारतीय जनता पार्टी इस मामले में पूरी तरह से फेल हो चुकी है। राजनीतिक विश्लेषक बीजेपी की आशीर्वाद यात्रा को आने वाले उपचुनाव, विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। लेकिन इस बार योजनाओं के साथ ओबीसी बिल को भी एक मास्टर कार्ड माना जा रहा है, क्योंकि आरक्षण के मुद्दे को लेकर विपक्ष केंद्र और राज्य दोनों ही जगह हमलावर रहा है। ऐसे में अगर संसद से ओबीसी बिल संशोधन पारित हुआ है तो इसका मैसेज भी जन जन तक सरकार पहुंचाना चाहती है। इसलिए तो केंद्रीय पिछड़ा वर्ग मंत्री भी यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं सोहेल खान और हमारा आज का मुद्दा है फील्ड पर बीजेपी। 16 अगस्त से बीजेपी एक अलग अंदाज में फील्ड पर नजर आएगी। 3 केंद्रीय मंत्री जनता से आशीर्वाद मांगने निकलेंगे। दरअसल हर जिले में पार्टी आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है, जिसमें अलग अलग दिन केंद्रीय मंत्री नेतृत्व करते नजर आएंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीरेंद्र खटीक और पिछड़ा वर्ग मंत्री एसपीएस बघेल इस यात्रा का नेतृत्व करेंगे। आज हम आशीर्वाद यात्रा के मायने जानने की, तलाशने की कोशिश करेंगे। जो मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं उनसे आपको मिला दूं। नरेंद्र शिवाजी पटेल, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, बहुत स्वागत है। अवनीश बुंदेला साहब नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, स्वागत है। चैतन्य भट्ट साहब भी इस वक्त स्क्रीन पर दिख रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। इससे पहले कि हम अपने मेहमानों से बात करें, शुरुआत चैतन्य भट्ट साहब मैं आपके जरिए करना चाहूँगा। जो कुछ मौजूदा राजनीतिक हलचल और जो कुछ रिपोर्ट हमारी कह रही है, 16 अगस्त से मेरा अभिप्राय है, क्या कुछ चैतन्य भट्ट साहब को लगता है केंद्रीय मंत्रियों का मध्य प्रदेश आना, आशीर्वाद यात्रा का हिस्सा बनना, उसे लीड करना, क्या ये इशारा कर रहा है कि बीजेपी आने वाले उपचुनाव, उसके बाद 2023, और चूंकि केंद्रीय मंत्री शामिल हैं तो 2024 की तैयारियों में भी नजर आ रही है? देखिए सोहेल जी, ये बात तो स्पष्ट हो रही है कि जिस तरह की ये आशीर्वाद यात्रा भारतीय जनता पार्टी निकाल रही है, उसके पीछे कहीं ना कहीं ये वाले जो चुनाव हैं, 3 विधानसभा के और एक राज्यसभा का, जो लोकसभा का एक जो चुनाव है,
वो तो सामने है। इसके साथ साथ 23 और 24 के चुनावों की भी जो तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की है, ये उसी का एक अंग है। लोगों से आशीर्वाद मांगना, मीसाबंदियों से आशीर्वाद मांगना, धर्म गुरुओं से आशीर्वाद मांगना, ये एक पुरानी परंपरा रही है बीजेपी की। इस तरह की यात्राएं वो हमेशा से निकालते रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अब जनता को इनसे आशीर्वाद की आकांक्षा है। महंगा पेट्रोल कम कर दें, इसका आशीर्वाद जनता को दे दें। महंगाई कम कर दें, इसका आशीर्वाद जनता को दे दें। रोजगार दे दें, इसका आशीर्वाद जनता को दे दें। तो मुझे लगता है कि अब इनको आशीर्वाद की ज़रूरत नहीं है, जनता को ज़्यादा आशीर्वाद की ज़रूरत है। और अगर भारतीय जनता पार्टी इस तरह का आशीर्वाद आम जनता को देती है तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी सफलता मिल सकती है। दूसरी बात, जो ओबीसी का मसला है जी, मुझे लगता है कि ओबीसी एक ऐसा मुद्दा है जो सभी पार्टियां उसको अपने कब्जे में करना चाहती हैं। कांग्रेस बीजेपी पे आरोप लगा रही है कि आपने ओबीसी का मसला अपने तरीके से नहीं उठाया, जबकि उसका कहना है कि आपने उसको ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। मुझे लगता है कि ये जो जातिगत राजनीति मध्य प्रदेश में भी शुरू हो गई है, ओबीसी को लुभाना, SC ST को लुभाना, वहाँ उत्तर प्रदेश में आप देखो ब्राह्मणों को लुभाना, तो ये जो विभेद कर रहे हैं समाज में जातियों को लेके, ये ठीक नहीं है। अभी तक ऐसा होता नहीं था मध्य प्रदेश में, जातिगत राजनीति नहीं चलती थी। बिहार उत्तर प्रदेश की बात छोड़ दें हम, मध्य प्रदेश में योग्यता के आधार पे सभी लोगों को टिकट मिलती थी और उस आधार पे लोग चुनाव जीतते थे। लेकिन ये जो समाज को विभक्त करने की प्रक्रिया शुरू हुई है, दोनों में किसी एक दल को नहीं दोषी मानता, इसमें सभी को दोष है, क्योंकि हर राजनीतिक दल सत्ता चाहता है और सत्ता के लिए जो कुछ भी करना पड़ता है उनको वो करते हैं। तो ये आशीर्वाद यात्रा भी इसी की तैयारी का एक अंग है। लेकिन मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि बीजेपी वाले अगर जनता को आशीर्वाद दे देंगे तो मुझे लगता है कि बीजेपी को ज़्यादा फायदा हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि जैसे अभी कल यहाँ मध्य प्रदेश में युवक कांग्रेस ने बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन किया, उसमें बीजेपी का आरोप था कि इन्होंने कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए भी इस तरह का प्रदर्शन किया, ना कोई मास्क लगाया था, ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए हुए। अब जो आशीर्वाद यात्रा निकलेगी उसमें भी हजारों लोग शामिल होंगे, तब कोरोना का संकट नहीं होगा क्या? तो ये सारी बातें जो है पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने हिसाब से तय कर लेती हैं जी। उसमें क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला ये तो एक अलग मुद्दा है। लेकिन ऐसे संकट के समय में जब तीसरी लहर की भी आशंका है, ऐसी आशीर्वाद यात्राओं को करके और लोगों को एक साथ जोड़ने से निश्चित तौर पे उसमें भी संकट की स्थिति पैदा हो सकती है। अब ये पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को सोचना होगा कि हम इस तरह की कोई यात्रा क्यों निकाले, कब निकाले, कैसे निकाले, ये सब तय करना उनका है। लेकिन वो अपने अपने हिसाब से इन सब चीज़ों को तय कर लेते हैं। दूसरे पे अलग आरोप लगता है, विपक्ष सत्ता पे आरोप लगाता है। अभी आप देखिए कि विधानसभा में कितना हंगामा हुआ, 2 दिन विधानसभा चल पाई। लोगों को लगा कि ये लोग एक दूसरे के बड़े कट्टर दुश्मन हैं, लेकिन शाम को सब भुट्टा पार्टी कर रहे थे। मुझे लगता है कि जनता भुट्टा हो गई है और राजनेता उसको सेक सेक के खा रहे हैं। ये स्थितियां बड़ी खराब हैं। हाँ। लोकतंत्र में जनता महत्वपूर्ण होती, लेकिन जनता को अब सबने किनारे कर दिया है और अपने अपने हिसाब से कोई ओबीसी को लुभा रहा है, कोई ब्राह्मणों को लुभा रहा है, कोई राजपूतों को लुभा रहा है। तो इस तरह का जो जातिगत विभेद पैदा हो रहा है समाज में, वो ठीक नहीं है। चलिए, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही और इससे पहले भी मैंने कई जगह सोशल मीडिया पर कमेंट्स के ज़रिए भी ये चीज़ देखी और पढ़ी कि जिस जातिगत राजनीति का जिक्र चैतन्य भट्ट साहब कर रहे हैं वो किसी ज़माने में यूपी और बिहार में चरम पर थी। उसका जिक्र हर जगह मॉडल के तौर पर किया जाता था और बाद की जो पीढ़ियां हैं उन्होंने इस राजनीति को या जातिगत आधारित राजनीति को नकारा भी। लेकिन अगर उसकी शुरुआत मध्य प्रदेश में हो रही है, चाहे वो किसी राजनीतिक दल की तरफ से हो, तो इसे एक बुरा संकेत हम ज़रूर कह सकते हैं। लौटते हैं वापस आज के मुद्दे की तरफ। आशीर्वाद यात्रा पर हम बातचीत कर रहे हैं। नरेंद्र शिवाजी पटेल मेरे साथ मौजूद हैं। नरेंद्र साहब, 2018 का कुछ वक्त ज़रा सा और पीछे जाइए, जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ की एंट्री होती है और पिछले 15 बरस से कांग्रेस का जो बड़ा चेहरा था दिग्विजय सिंह, उसे मिस्टर बंटाधार कहकर आपने एक तरह से राजनीति के हाशिए पर ला दिया था। लेकिन कमलनाथ की एंट्री होती है और ज्योतिरादित्य सिंधिया कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं और उसका असर यह होता है कि फिर मध्य प्रदेश में सत्ता भी पलटती है। तभी से बीजेपी के भीतर एक नई ऊर्जा का संचार दिखना शुरू होता है। क्या आशीर्वाद यात्रा उसी ऊर्जा संचार का हिस्सा है?
और क्या बीजेपी को ये लगता है कि कमलनाथ के चेहरे के साथ अब कांग्रेस मजबूत हो रही है, इसलिए केंद्रीय मंत्रियों को भी उतारो और केंद्र से जो कुछ निर्देश स्पष्ट तौर पर राज्य की तरफ आ रहे हैं उसे अंतिम कार्यकर्ता तक पहुंचाओ, क्योंकि विपक्ष मजबूत हो रहा है। ना देखिए सोहेल जी, ये जो कार्यक्रम है आशीर्वाद लेने का, जनता के बीच में जाने का, ये केंद्रीय स्तर से तय किया गया और जितने भी सभी नए मंत्री बने हैं अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल में, वे सभी के सभी जनता के बीच में जाने वाले हैं और जनता से आशीर्वाद मांगेंगे। तो इसलिए केवल इसको मध्य प्रदेश से जोड़ के देखे जाना मैं समझता हूँ उचित नहीं होगा। जहाँ तक कमलनाथ जी का विषय है तो मैं समझता हूँ कि अब तो बेबी ढलती उम्र भी है और समय भी हो गया है कि उनको अब राजनीति में नए लोगों को कांग्रेस में बागडोर सौंपना चाहिए। उनकी छटपटाहट भी कांग्रेस के युवा नेताओं की दिख रही है। तो मैं नहीं समझता कि कोई कमलनाथ जी कोई बहुत बड़ी चुनौती है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को ऐसी कोई रचना या कार्यक्रम करने की आवश्यकता थी। ये कार्यक्रम हमारा केंद्रीय स्तर से तय हुआ और केंद्र में जो नए मंत्रिमंडल मिले, जिन्हें केवल एक संसदीय क्षेत्र की जिम्मेदारी मिली थी, आज उनको पूरे भारतवर्ष के अंदर किसी न किसी विभाग की जिम्मेदारी मिली। इस नाते वो जनता के बीच में जा रहे हैं। चैतन्य भट्ट जी ने बहुत अच्छी मीमांसा की और मैं समझता हूँ कि निष्पक्ष पत्रकार के नाते उन्होंने कुछ प्रश्न बड़ी खूबसूरती से हमारी पार्टी पर या कहें सत्ता पर खड़े किए हैं। तो मैं उनसे बड़ी विनम्रता पूर्वक कहना चाहूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है, तब से जनता की चिंता किस तरह से कर रही है उसका हम यदि उदाहरण देखेंगे तो 10 करोड़ से अधिक शौचालय बने हैं, 2 करोड़ से अधिक प्रधानमंत्री आवास बने हैं, 8 करोड़ से अधिक उज्ज्वला के कनेक्शन बटे हैं, आयुष्मान कार्ड के माध्यम से 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज गरीब लोगों का हो रहा है। तो इस तरह की अनेकों अनेक योजनाएं नरेंद्र मोदी जी ने बनाई हैं जो गरीबी को ध्यान में रखते हुए गरीबी कल्याण के लिए बनाई गई हैं, जो कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था अंत्योदय का, उसको क्रियान्वयन करने का काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय सरकार ने किया। तो निश्चित रूप से उसको मैं ये तो नहीं कह सकता कि जनता को हमने आशीर्वाद दिया, लेकिन हाँ इतना अलबत्ता मैं कह सकता हूँ कि जनता ने जो हमारे नेताओं को आशीर्वाद दिया था, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया था, उसके बदले में जो हमारे प्रधान सेवक ने जनता की सेवा की है उसमें हमने लगातार बहुत अच्छे काम किए हैं। तो मैं समझता हूँ कि जनता भी हमें बार बार जो आशीर्वाद प्रदान कर रही है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार 2014 में बनी, उसके बाद 2019 में रिपीट हुई, तो निश्चित रूप से जनता कहीं ना कहीं हमसे संतुष्ट रही है, इसलिए उसने दोबारा वोट हमको दिया है। मध्य प्रदेश के अंदर तो लगातार हम सत्ता में है, केवल 2018 में कुछ सीटों से हम बाकी रह गए थे। लेकिन आपने भी उल्लेख किया कि जिस तरह से कांग्रेस ने युवा चेहरा दिखाकर मध्य प्रदेश की सत्ता हाथे आने का काम किया और बाद में बुजुर्ग नेता को बागडोर दे दी, तो उन्हीं के अंदर विद्रोह हुआ। इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई दोष नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी युवा नेता आए हैं और बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो निश्चित रूप से जो अभी मध्य प्रदेश की जनता ने भी भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है, उसको हम जनता की सेवा समर्पित करेंगे। और ये आशीर्वाद का कार्यक्रम दरअसल सतत प्रक्रिया है। एक बार अगर आपको आशीर्वाद मिल जाता है और आप उसके भरोसे अगर 5 साल बाद होने वाले चुनाव को लेकर बैठ जाते हैं तो शायद आशीर्वाद इधर से उधर भी हो सकता है। और जिस युवा चेहरे का आपने जिक्र किया, दरअसल नरेंद्र जी, मेरे कहने का आशय ये था कि कांग्रेस के भीतर उस बात को लेकर संशय था, कांग्रेस लीडर्स के भीतर था कि लीड कौन करेगा, कमलनाथ लीड करेंगे या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया लीड करेंगे। लेकिन 15 महीने के बाद ये डिसाइड हो गया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अब कांग्रेस को लीड नहीं कर रहे हैं। ऐसे में जो चेहरे का संशय था कम से कम कांग्रेस के भीतर वो ख़त्म है और अब एक ही चेहरा है, एक ही नाम है, कमलनाथ, जिनके मार्गदर्शन में अब मध्य प्रदेश कांग्रेस अगले चुनाव की तैयारी कर रही है। मैं लौटता हूँ आपके पास। अवनीश बुंदेला साहब, एक चीज़ का जिक्र नरेंद्र शिवाजी पटेल ने किया कि आशीर्वाद यात्रा जो निकाली जा रही है ये दरअसल केंद्र की तरफ से कहा गया है, इसीलिए केंद्रीय मंत्री इसमें शामिल हो रहे हैं। और मध्य प्रदेश ही नहीं, दरअसल पूरे देश में बीजेपी ये यात्रा निकालने जा रही है। बीजेपी के भीतर ये चीज़ बड़ी क्लियर लाइन पर नज़र आती है कि कोई निर्देश केंद्र से चलता है, स्टेट तक आता है, उसके बाद स्टेट के अंदर जो कुछ हिरार्की सिस्टम है वो अंतिम कार्यकर्ता तक जाता है, वो एक स्पष्ट निर्देश के तौर पर जाता है। और तभी बीजेपी शायद अंतिम कार्यकर्ता और उस कार्यकर्ता के जरिए वोट को कन्वर्ट करने में कामयाब रहती है। कांग्रेस के भीतर ये लिंक दिल्ली और भोपाल के बीच ही टूट जाता है। क्या आपको लगता है कि यहीं से कुछ माइनस मार्किंग शुरू होती है कांग्रेस के लिए? देखिए सोहेल साहब, आपकी बात का सबसे पहले मैं एक शायरी से जवाब देना चाहूँगा।
कुछ यूं असर डाला है मतलबी लोगों ने दुनिया पे कि झुककर प्रणाम भी करो तो लोग समझते जरूर कोई काम होगा। यही हाल हो गया भारतीय जनता पार्टी का। आशीर्वाद यात्रा, किस बात का आशीर्वाद सोहेल जी? अगर केंद्रीय संगठन इनका अगर नेतृत्व कर रहा है, अगर इनको निर्देश दे रहा है, मैं पूछना चाहता हूं शिवराज सरकार से, मोदी सरकार से, किस बात का आशीर्वाद? करोड़ों लोग कोरोना संक्रमित हुए, क्या उस बात का आशीर्वाद? कि लाखों लोग जो मारे गए और लाखों की संख्या में गंगा में लाशें बहाई, उस बात का आशीर्वाद? जीडीपी माइनस में जा रही, उस बात का आशीर्वाद? कि आप जिस उज्ज्वला योजना की बात करते हैं उसमें सिर्फ 15% लोग उसकी दोबारा रिफिलिंग करवा पा रहे, उस बात का आशीर्वाद? क्योंकि आपने उस पर जो सब्सिडी मिलती थी खत्म कर दी। 112 रुपए प्रति लीटर के पेट्रोल का आशीर्वाद मांगने जा रहे हो, या 300 रुपए का जो सरसों का तेल हो गया उसका आशीर्वाद मांगने जा रहे हो, या बेरोजगारी से जो सिर्फ जुलाई के महीने में 36 लाख लोगों की नौकरियां गई? जरा पता करें किस बात का आशीर्वाद लेने जा रहे हैं भाजपा के लोग, ये पहले समझ में तो आए। आप ये देखें, इतना असंवेदनशील, कितना इतनी भावना शून्य, मैं समझता हूं शायद भारत के इतिहास में, क्या दुनिया के इतिहास में आज तक कोई राजनीतिक दल नहीं हुआ होगा कि जरा सी कोरोना में ढिलाई हुई, जरा सा कोरोना की अभी दूसरी लहर खत्म हुई, तीसरी आने की आहट है और आप निकल पड़े आशीर्वाद। मुझे बताएं तो किस बात का आशीर्वाद? ये बात तय है सोहेल साहब, जो आप मेरे से सवाल पूछा है। देखिए, मैं आपका जवाब एक शब्द में दूं, ये इवेंट मैनेजमेंट की कंपनी है, पार्टी है। ये सदैव इवेंट को सजाती है, सरकारी खर्चे पर इवेंट को बनाती है। आप मुझे बताएं, एक तरफ आप कहते हैं कि हमारी माली हालत खराब है, आपका प्रदेश निरंतर करोड़ों के कर्जे में है, आप कर्जा ले लेकर प्रदेश चला रहे हैं, आप खर्चों में कटौती कर रहे हैं, आपकी सड़कें, आप खुद भोपाल में जहां हम बैठे बाहर की आप सड़क का आलम देख लीजिए, और आप ये यात्रा निकालते हैं सरकारी खर्चे पर। ये पैसा कहां से आता है? मेरा सवाल यही है सोहेल साहब, सबसे पहले तो भाजपा को पश्चाताप यात्रा निकालनी चाहिए। ये जो चेतन भट्ट साहब कह रहे थे, उन्होंने बिल्कुल सही कहा, सटीक कहा कि किस बात का आशीर्वाद? डीजल पेट्रोल सस्ता कर दें या रोजगार कुछ बढ़ा दें तो हम आशीर्वाद की बात करें। यहाँ आपने सब उलट किया। आप चाहे शिवराज जी को देख लें, मोदी जी को देख लें, आप जो चुनाव में वादे करते हैं, आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष कहता है वो तो चुनावी जुमला था। मैं अगर अमित शाह जी की बात करूं, आप बात करते थे 15 लाख की, 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष की, आप बात करते थे कई ऐसी चीजों की, लेकिन हुआ क्या? उसके उलट हुआ। और आज आपको लग रहा है जब आपकी जमीन खिसक रही है। कल जो कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया और आज आपको कहते ना केंद्र से आपको निर्देश आ गए, 10 घंटे में आपने नया कार्यक्रम डिजाइन कर दी। कल तक तो इस आशीर्वाद यात्रा की, अब मुझे बताएं सोहेल साहब, कहीं मीडिया में कहीं कोई चर्चा नहीं थी। आप सदन से भाग खड़े होते हैं, ओबीसी आरक्षण की बात आप करते हैं, ठीक है, आपने केंद्रीय लेवल पे इसको पास करा लिया, लेकिन मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार ने 27% आरक्षण दिया था और इन्होंने बकायदा उसको गिरा दिया था, और ये सदन से भाग खड़े होते हैं। 4 दिन का सत्र, शीतकालीन सत्र साहब रिकॉर्ड है, शीतकालीन सत्र 1-1 महीने के होते रहे इस प्रदेश में, आप सिर्फ 4 दिन का सत्र लेके आ, उसमें भी 3 घंटे में भाग मैं लौटता हूं। और अब आशीर्वाद की बात करने आओ भाई। चलिए मैं लौटता हूँ आपके पास। नरेंद्र शिवाजी पटेल, कई सवाल हैं जो बुंदेला साहब ने आपके लिए खड़े किए हैं। दरअसल आपने गिनाया कि हमने कई लाख शौचालय बनवाए, मुफ्त राशन दिया, उज्ज्वला का आपने जिक्र किया, प्रधानमंत्री आवास योजना का आपने जिक्र किया, लेकिन इनसे जुड़े कुछ मुद्दे थे जिन पर पेट्रोल, डीजल, महंगाई, बेरोजगारी, कोरोना में मिसमैनेजमेंट, ये तमाम सवाल हैं जो कांग्रेस खड़े कर रही है, चाहे वो अवनीश बुंदेला साहब की ज़ुबानी हो या फिर आने वाले उपचुनाव और 23 में हो। यकीनन ये मुद्दे बनेंगे। नरेंद्र शिवाजी पटेल, बीजेपी इसको लेकर भी तैयारी शुरू कर दी होगी। क्या कुछ जवाब अगर कांग्रेस के इस तरह से मैदान में सामने आते हैं? ना देखिए, बिल्कुल सोहेल जी, भारतीय जनता पार्टी जनता के प्रति जवाबदेही से काम करने वाली पार्टी है। कांग्रेस का कर्तव्य है, धर्म है उनका विपक्ष के नाते कि हम पर आरोप लगाएं, और उन्होंने आरोप लगाए हैं। तो इक्का दुक्का विषय में जो जिसकी बात कर रहे थे एलपीजी की, तो मैं समझता हूँ कि आज भी एलपीजी के गैस कनेक्शन का उतना, ये आपका आंकड़ा सही नहीं है, इसको आप करेक्ट कर लीजिए, ये आंकड़ा सही नहीं है। और दूसरी बात यह कि सब्सिडी खत्म नहीं की गई। हाँ, ये जरूर अलबत्ता हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा आह्वान किया गया था कि जो छोड़ सकते हैं, जिनको आवश्यकता नहीं है वो छोड़ दें, जिसमें तो जैसे अनेकों कार्यकर्ताओं ने भी छोड़ी, अनेकों नागरिकों ने भी छोड़ी जिन्हें सब्सिडी की आवश्यकता नहीं थी। उसके लिए आग्रहपूर्वक कहा गया था, स्वेच्छ रखा था। बाकी के लोगों को सब्सिडी आज भी उनके खातों में डायरेक्ट मिल रही है। सोहेल साहब, सब्सिडी नहीं आ रही है, मैं आपके बीच में नहीं बोला, सुन तो लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला।
और सब्सिडी आ रही है, डायरेक्ट मालूम कर लीजिए आप, नहीं गरीब लोगों से सुन लीजिए ना, ये मैं जो बोल रहा हूँ तथ्य बोल रहा हूँ। और दूसरी बात, आज भी एलपीजी का गैस का कनेक्शन, एलपीजी के सिलेंडर का उतना रेट नहीं हुआ जितना कि मनमोहन जी की सरकार में हो गया था। मनमोहन जी की सरकार में 1000 रुपए से ऊपर पहुंच गया था, 1200 रुपए। अरे गूगल कर लीजिए, गूगल कर लीजिए, नहीं देखिए, सुन लीजिए मेरी बात, देखिए, गलत बात नहीं कर रहा, गूगल नरेंद्र करके जी, देख लीजिए सितंबर 2013 में क्या रेट थे। नरेंद्र जी, मैं दर्शकों को बता रहा हूँ, सितंबर 2013 में ढूंढ लीजिए क्या आंकड़ा। अरे मैं बोल रहा हूँ पूरे दर्शक उसको देख लो, पूरे दर्शकों से कह रहा हूँ कि गूगल कर देख लें। चलिए, मैं एक सवाल, मैं चैतन्य भट्ट साहब के पास लौट रहा हूं और इस बीच आप लोग चाहें तो अपने मोबाइल पर गूगल कर लीजिए। हम जब आपके पास लौटेंगे दोबारा उस पर बात कर लेंगे। चैतन्य भट्ट साहब, आप दोनों प्रवक्ताओं की बातें आपने सुनी। आशीर्वाद यात्रा और कई पड़ाव हमने रिपोर्ट के जरिए बताए हैं, 5 दिन तक चलेगी, कई जिलों से गुजरेगी। लेकिन चैतन्य भट्ट साहब को क्या महसूस होता है? क्या इस आशीर्वाद यात्रा के रूट में सत्ता का सिंहासन भी कहीं नजर आता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो सब्सिडी की बात हो रही, तो सब्सिडी गैस पे ख़त्म हो चुकी है। आज ही मैंने 841 रुपये का एक सिलेंडर खरीदा है। तो आगे पटेल साहब कह रहे हैं कि सब्सिडी मिल रही, तो ये गलत बात है। दूसरी बात, ये जो आपकी आशीर्वाद यात्रा है, ये निश्चित तौर पे लोगों से मिलने की बात है, उसमें लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की बात कही जाती है। और इनका तो एक बड़ा ज़बरदस्त संगठन है बीजेपी का, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। गांव-गांव तक इनका संगठन फैला हुआ है, आरएसएस भी इनके साथ होती है, तो ये अपनी बात जल्दी पहुंचा देते हैं। दूसरा, इनका प्रचार तंत्र बहुत तगड़ा है। कांग्रेस का प्रचार तंत्र उतना तगड़ा नहीं है जी, लेकिन बीजेपी का जो प्रचार तंत्र है वो लोगों तक पहुंच जाता है। और यही कारण है कि अगर कांग्रेस कुछ करती भी है तो वो लोगों तक नहीं पहुंच पाता। तो कांग्रेस को भी अगर अपना प्रचार तंत्र तगड़ा कर ले तो मुझे लगता है कि बीजेपी से वो मुकाबला कर सकती है। निश्चित तौर पे ये जो आशीर्वाद यात्रा है, इसका सत्ता से संबंध तो है ही। हर पॉलिटिकल पार्टी का सत्ता से संबंध होता है। जो भी पॉलिटिकल पार्टी होती है वो यही चाहती है कि हम सत्ता में बैठें, क्योंकि सत्ता के माध्यम से आप लोगों का भला कर सकते हैं, ऐसा पॉलिटिकल पार्टी मानती है। लेकिन उसमें कितना भला होता है ये जनता को मालूम है जी। दूसरी बात, पटेल साहब ने जो जितनी बातें गिनाई, मुझे लगता है कि गरीबों के लिए जरूर उन्होंने बहुत सी योजनाएं बनाई। अमीरों के लिए तो खैर योजना की जरूरत नहीं है, उनके तो कर्जे माफ हो जाते हैं। मिडिल क्लास कैसी स्थिति में है ये आपने कभी जानने की कोशिश नहीं की। मिडिल क्लास सबसे ज़्यादा परेशान है। मिडिल क्लास लोग तो पहले कहते भी थे कि भैया मंझले लड़के को कोई प्यार नहीं करता, ना माँ छोटे को प्यार करती है, बाप बड़े को प्यार करता, मंझले की स्थिति बीच में रहती है। तो वही स्थिति मिडिल क्लास की है। तो मिडिल क्लास के लिए भी कम से कम कुछ सोचना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। सरकार दोनों जगह उनकी है, क्योंकि मिडिल क्लास भी आप ही का वोटर है, आप ही के देश में रहता है, आपको ही वोट देता है, आपको ही सत्ता पे ले जाता है, तो उसका भी ध्यान रखना चाहिए। तो ये तो तय है कि ये भी जो आशीर्वाद यात्रा है, जिसमें अधिकतर नेता जो हैं वो पिछड़ा वर्ग से आ रहे हैं, तो उसमें यही संदेश दिया जा रहा है कि ओबीसी को लुभाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ओबीसी का एक बहुत बड़ा तबका है मध्य प्रदेश में, और वो एक आप समझ लीजिए कि सत्ता में ले जाने का एक बहुत बड़ा साधन है। जिस तरह से आदिवासी एक साधन है बहुत बड़ा सत्ता में ले जाने का, जिसका फायदा कांग्रेस को मिला था, तो ओबीसी का भी एक बहुत बड़ा तबका है। और उसमें अब चूंकि राज्य सरकार को इस तरह का वो मिल गया है अधिकार कि वो अपने हिसाब से सूची बना सकती है, उसमें कई जातियों को और जोड़ सकती है, तो उसका भी फायदा लोगों तक बताने की कोशिश की जाएगी। और निश्चित तौर पे जैसा आपने कहा कि सत्ता को देखते हुए किया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि पूरी तरह से ये पॉलिटिकल सत्ता को पाने की एक कोशिश है, और उसी के तहत ये आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है। तो बुंदेला साहब, क्या कांग्रेस को भी किसी आशीर्वाद यात्रा की ज़रूरत महसूस करते हैं? क्योंकि ये तो देखा है कि आप जब आवाज़ उठाते हैं, पब्लिक से कनेक्ट तो होते हैं, लेकिन वोट में वो कन्वर्ट नहीं हो पाते। नहीं सोहेल साहब, ये ऐसा आपको लगता है शायद, क्योंकि आपने दमोह उपचुनाव का भी नतीजा देखा होगा, आप देखेंगे काफ़ी बदलाव आ रहा है। लेकिन हाँ, इस आशीर्वाद यात्रा के ऊपर मैं एक बात कहना चाहूँगा आपके माध्यम से जी, भाजपा के नेताओं से। सिंधिया जी से मेरा आग्रह निवेदन है कि जब इंदौर जाएं तो कृपया करके तुलसी सिलावट के परिवार का नाम आया था रेमडेसिविर की कालाबाजारी में, तो कृपया उसका संज्ञान लें। मेरा निवेदन है केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक जी से कि जब जबलपुर में जाए तो वहाँ सरबजीत सिंह मोका के बारे में जरूर जानकारी लें, जिनके हजारों रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाए गए और कई सारे लोग मारे गए। तो जेल में है मगर अभी नहीं, लेकिन साहब अस्पताल जिंदा, अस्पताल चालू है। मेरे सिस्टम की बात है, भोपाल में भी आए। मेरे कहने का मतलब है भाजपा का कार्य
कार्यकर्ता नेता हर वो निकृष्ट काम करता समाज में जिसके बारे में समाज कहता है कि गंदा काम है। भाजपा का नेता कार्यकर्ता हमने देखा कोरोना संक्रमण काल में हर उस गंदे काम में पाया गया। किस बात का आशीर्वाद लेने जा रहे हो आप? मैं वही तो कहना चाहता हूं कि आप सबसे पहले अगर आपको कुछ मांगना है तो क्षमा याचना मांगे, मालूम कर लीजिए कांग्रेस के नेता आपकी मंडल अध्यक्ष कांग्रेस ने जिसको प्रदेश का प्रभारी बनाया था वो पकड़े गए हैं। अरे शिवाजी मेरे पास समय, बुंदेला साहब आप मेरे बीच में बोले थे, बुंदेला साहब मेरे पास जी मैं ये बता देता हूँ जी, दो न्यूज बता देता हूँ। ये न्यूज है 1 जनवरी 2014 की, सुन लीजिए। आप जो बोल रहे थे झूठ बोल रहे थे। अच्छा, ये जनवरी 2014 की न्यूज है। आपके नेता पकड़े जा 1271 रुपए में एलपीजी का सिलेंडर मिलता था। 1271 रुपए में आप कमर्शियल सिलेंडर की बात अरे बाबा ये एलपीजी सिलेंडर 14.2 गलत आंकड़े पेश मत करिए। 14.2 केजी का है ये। अरे भैया झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो, आपकी बात को नकार चुके हैं। कृपया करके गलत आंकड़े पेश मत करिए। सुन लीजिए, उनका भी बताता हूँ। 2013 में पेट्रोल 200 रुपए करता, हम कैसे मान जाएंगे? मैं रोकना चाहूंगा बुंदेला साहब, भट्ट साहब भी अपनी जानकारी दुरुस्त कर लीजिए। एलपीजी पे अभी भी सब्सिडी मिल रही है। 231 रुपए की चर्चा नहीं पर सिलेंडर। मैं दोनों को रोक रहा हूँ। आवाज डाउन कर, झूठे आंकड़े पेश कर। अरे कहाँ बाबा ये अरे झूठ बोल रहा है साहब, क्या? हाँ, न्यूज़पेपर झूठ बोल रहा है क्या? बुंदेला साहब, नरेंद्र साहब, आप कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर, नरेंद्र साहब, बुंदेला साहब, कमर्शियल, नरेंद्र साहब, मैं बात कर रहा हूँ घरू, आवाज डाउन कर लीजिए। दोनों मेहमानों की आवाज डाउन कर लीजिए। मैं बात कर रहा हूँ घरू एलपीजी। नहीं बुंदेला साहब, अरे कैसी बात, बुंदेला साहब, नरेंद्र साहब, मैं किसी दिन महंगाई का टॉपिक रखूंगा और उस दिन फिर आप दोनों को बुलाकर खूब उस पर चर्चा करूंगा। नहीं दरअसल देखिए, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, माफ कीजिएगा, लेकिन घड़ी की सुइयां मुझे इजाजत नहीं दे रहे हैं कि प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊं। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, आज का मुद्दा में चर्चा में भाग लेने के लिए। तो आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।